नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमने जो एनसीईआरटी की जो 9th क्लास की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है दोस्तों, आज हम इसको एक बार बिल्कुल निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते हैं इसके लिए। तो हम लेसन नंबर सेकंड के बारे में बात कर रहे थे। लेसन नंबर जो हमारा फर्स्ट था वो हमने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिया था। आज हम लेसन नंबर सेकंड जो है इसके बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इसका पहला जो पार्ट है दोस्तों वो हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। आज हम इसके सेकंड जो पार्ट है इसके बारे में बात करते हैं। और ये जो टॉपिक है ये मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी से लेकर कोई भी डी ग्रुप का जो एग्ज़ाम है सभी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों। तो इस टॉपिक को, या हम ये बोल सकते हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। और अगर आप इसको एक बार क्लियर कर लोगे तो आपके सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पार्ट नंबर सेकंड की, जो कि हमारा है भारत का भौतिक स्वरूप। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, इसके बारे में हमने जो बात की थी दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भारत का जो दक्षिण वाला भाग है वह गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। और वहाँ पे मैंने महाद्वीपों के बारे में बताया था कि विश्व का सबसे प्राचीन महाद्वीप जो था वो पेंजिया महाद्वीप था। इसके दो भाग थे, ऊपर वाला भाग ओंकारा लैंड और नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड। तो यहाँ पे हमने मुख्य भौगोलिक वितरण के बारे में भी बात की थी कि भारत के मुख्य भौगोलिक वितरण के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसके बाद है उत्तरी मैदान, उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में मैंने आपको बताया था प्यारे दोस्तों कि हिमालय पर्वत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया था दोस्तों कि इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। महान हिमालय, वृत या फिर हिमाद्री बोलते हैं। दूसरे वाला भाग जो हमारा है निम्न हिमालय, हिमाचल या फिर मध्य हिमालय। और तीसरा वाला भाग है हमारा शिवालिक। हिमालय का निर्माण दोस्तों आप सभी को पता है, टैथी सागर से इसका निर्माण हुआ था। और हिमालय के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो लगभग इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। और यह एक अर्धवृत्त आकार का है दोस्तों, अर्धवृत्त, आधा वृत्त जो कि सेमी सर्कल है इसका आकार का है। उत्तरी मैदान के बारे में हमने बात कर ली थी कि उत्तरी मैदान जैसे ही हिमालय पर्वत समाप्त होता है उसके तुरंत बाद है उत्तरी मैदान। और उत्तरी मैदान के बारे में हमने जो बात की थी वो मैंने आपको बताया था कि भारत का सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र, या हम ये बोल सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र, या फिर जहाँ पे गंगा यमुना मैदान है वो हमारा है उत्तरी मैदान। उसके बाद तीसरा जो हमारा आता है दोस्तों वो हमारा आता है, हमारा तीसरा जो आता है दोस्तों वो था हमारा प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम बात कर रहे थे। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में मैंने आपको बताया था, एक होते हैं पर्वत और एक होते हैं पठार। पर्वत के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि पर्वत की होती हैं चोटियाँ और पठार होता है ऊपर से एक प्रकार से मेज की तरह समतल। तो एक बार इस प्रायद्वीपीय पठार को थोड़ा कवर करते हुए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय व रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। और यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार को दो मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पे बताया था। उसके बाद दक्षिण के पठार के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। ध्यान रखना दोस्तों, जो हमारा दक्कन का पठार है, जो हमारा दक्षिण का पठार है, इसकी आकृति कैसी है तो त्रिभुजाकार की आकृति है इसकी। उसके बाद इसके बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके बारे में बताया गया है नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। जो दक्षिण का पठार है त्रिभुजाकार का, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं दोस्तों। अगर हम यहाँ पे चित्र में देखें तो आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव श्रेणी, ठीक है, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये सारे के सारे जो है हमारे दक्षिण के पठार के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आगे इसके बारे में हम अगर बात करें तो इसके बारे में जो बताया गया है वो प्यारे दोस्तों बताया गया है यहाँ पे दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं।
दक्षिण के पठार के पूर्वी, दक्षिण का जो पठार है इसके पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमश से पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। दक्षिण के पठार के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये हमारा है पश्चिमी घाट और ये हमारा है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट के बारे में जो यहाँ पे बताया गया है, पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, बिल्कुल जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट व पाल घाट की स्थिति ज्ञात करनी है। आप लोगों को नहीं बताना है कि थाल घाट कहाँ है, भोर घाट कहाँ है और पाल घाट कहाँ है। ठीक है। तो जो हमारा पाल जो घाट है वो केरल में है, थाल घाट और जो भोर घाट है वो हमारे महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे जो हमें बताया गया है वो बताया गया कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में कौन सबसे ऊंचा है और कौन ऊंचा है और कौन नीचा है। तो पश्चिमी जो घाट है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट ऊंचे हैं दोस्तों और पूर्वी घाट नीचे हैं। ध्यान रखना, पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट 900 से 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट ऊंचा है दोस्तों और पूर्वी घाट नीचा। ध्यान रखना, पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है वो है 600 दोस्तों, 600 मीटर। और जो हमारा पश्चिमी घाट है पूर्वी की 600 और जो हमारा पश्चिमी घाट है इसकी है 900 से लेकर दोस्तों 900 से लेकर 1600 मीटर, 900 से 1600 मीटर के मध्य दोस्तों। ध्यान रखना, पश्चिमी घाट ऊंचा है, पूर्वी घाट नीचा है। उसके बाद पूर्वी घाट के बारे में बताया गया कि पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक है। महानदी से नीलगिरी की पहाड़ियों तक। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना ये हमारी है महानदी। ठीक है। महानदी से लेकर अगर हम यहाँ बात करें नीलगिरी की पहाड़ियों तक, यहाँ तक हमारा है दोस्तों पूर्वी घाट और ये हमारा दोस्तों पश्चिमी घाट। ठीक है। ये वाला जो पश्चिमी घाट है ये ऊंचा है और पूर्वी घाट नीचा है दोस्तों। ठीक है। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो आगे जो बताया गया है वो बताया गया है पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ इसको काट देती हैं। पूर्वी घाट आप सभी को बताया कि वो पूर्वी घाट जो है ना वो नीचा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो पश्चिमी घाट की जो नदियाँ हैं, पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलती हैं वो नदियाँ यहाँ पे आकर के अपना एक प्रकार से यहाँ पे मुहाना बनाती हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके कारण ये वाला हिस्सा जो है वो दोस्तों नीचा है और पश्चिमी जो हिस्सा है वो दोस्तों ऊंचा है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया दोस्तों पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। इस भाग में शिखर पर जो है वह अन्नामुड़ी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी घाट की ऊंची चोटियाँ, तो एक तो हमारी है अन्नामुड़ी 2695 मीटर और एक हमारी दोदा बेटा 2633। ठीक है दोस्तों, 2633 मीटर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची शिखर है वो है महेंद्रगिरी 1500 मीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची शिखर, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो शिखर है वो है महेंद्रगिरी 1500 मीटर दोस्तों। ठीक है। उसके बाद हम आगे यहाँ पे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों भारतीय मरुस्थल के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय मरुस्थल। नाम से ही हमें पता चल रहा है मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब दोस्तों होता है कि वो क्षेत्र जहाँ पे वर्षा न के बराबर होती है, जहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है। ये ध्यान रखना दोस्तों, मरुस्थल का मतलब रेतीला भाग नहीं होता। मरुस्थल का मतलब होता है कि वो क्षेत्र जहाँ पे वर्षा कम होती है, जहाँ पे वर्षा न के बराबर होती है। और भारतीय मरुस्थल के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो 150 मिलीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को हम भारतीय मरुस्थल के अंतर्गत मानते हैं दोस्तों। 150 मिलीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को, 150 मिलीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को दोस्तों। और भारत में जो मरुस्थल उसका नाम है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल राजस्थान वाला एरिया दोस्तों। यहाँ पे प्रमुख जो नदी है, यहाँ की जो फेमस नदी है मरुस्थल की, फेमस नदी लूनी नदी, जिसको हम बोलते हैं भारत की एकमात्र लवणीय नदी, भारत की प्रसिद्ध या भारत की सबसे लंबी मरुस्थली नदी दोस्तों कौन सी है? लूनी नदी है। ध्यान रखना, मरुस्थली नदी लूनी नदी। उसके बाद आगे जो बताया गया है, आगे दोस्तों बताया गया है यहाँ पे बरकान। बरकान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबट टीले भारत पाकिस्तान की सीमा पर प्रमुखता से पाए जाते हैं। एक दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे बरकान नामक रेत के टीले पाए जाते हैं। बरकान, बरकान का मतलब, बरकान एक प्रकार से एक आकृति है अर्धचंद्राकार, मतलब आधा चांद। आधा चांद की आकृति के जो
रेत के टीले पाए जाते हैं उनको हम बरकान बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं उनको? हम बरकान बोलते हैं। और जो लंबवत जो रेत के टीले हैं वो हैं भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है हमारा, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो रेत के टीले पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं दोस्तों लंबवत, जबकि आधे चंद्र आकार की जो शेप के जो टीले पाए जाते हैं वो कहलाते हैं बरकान। बरकान दोस्तों ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बरकान। और बरकान सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं वो जैसलमेर में मिलते हैं दोस्तों। कहाँ पे मिलते हैं? जैसलमेर में मिलते हैं। तो ये हमारा मरुस्थल था। अब हम बात करते हैं तटीय मैदानों के बारे में। तटीय मैदान, तटीय मैदान का मतलब आप लोगों को पता ही है कि वो क्षेत्र जो जिसके चारों तरफ पानी हो, या हम ये बोल सकते हैं कि वो क्षेत्र जहाँ पे पानी हो, या फिर एक प्रकार से समुद्र का तट दोस्तों। ठीक है, तो तटीय क्षेत्र के बारे में आप सभी को पता है। तटीय क्षेत्र एक हमारा पश्चिमी तट, एक हमारा पूर्वी तट। तटीय क्षेत्र के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो हमारा पश्चिमी तट है और ये हमारा है पूर्वी तट। पश्चिमी तट यहाँ पे दोस्तों अरब सागर, पूर्वी तट दोस्तों यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे मैं एक बार आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। एक बार मैं यहाँ पे मैप के माध्यम से आपको समझाता हूँ दोस्तों। मेरा जो मेन उद्देश्य है वो यही है वीडियो बनाने का, ताकि मेरे जितने जो स्टूडेंट हैं उनको सारी की सारी जो बातें हैं वो बिल्कुल कंसेप्ट वाइज समझ में आए दोस्तों। ठीक है, तो जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए कर रहा हूँ, उतनी मेहनत आप लोगों ने भी पढ़ना है इसको बिल्कुल। और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आए वहीं पे आपने कमेंट करके क्वेश्चन पूछना दोस्तों, क्योंकि मेरी जो ये मेहनत है ये वेस्ट नहीं जानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, हम अगर यहाँ पे बात करें तो ये हमारा तट है, तो ये हमारा तट है पश्चिमी तट, और ये जो हमारा तट है ये है हमारा दोस्तों पूर्वी तट। ये हमारा पूर्वी और ये हमारा पश्चिमी तट है दोस्तों। ठीक है, पूर्वी और ये हमारा है पश्चिमी तट। अब देखो इसके बारे में, पश्चिमी तट के बारे में अगर हम बात करें तो पश्चिमी तट में है अरब सागर और पूर्वी तट में है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि पश्चिमी तट के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो पश्चिमी तट में बताया गया है कि पश्चिमी तट में जो गोवा वाला जो क्षेत्र है, जो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, इस तट का जो नाम दिया गया है वो है कोंकण तट दोस्तों। क्या नाम है? कोंकण तट। कोंकण तट नाम है दोस्तों, कोंकण। उसके बाद जो कर्नाटक वाला जो तट है इसका नाम है दोस्तों कन्नड़ तट। कन्नड़। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पश्चिमी तट की। तो पश्चिमी तट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ऊपर वाला कोंकण है, उसके बाद मध्य है कन्नड़, और उससे सबसे नीचे वाला जो है वो है हमारा दोस्तों कौन सा, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, मालाबार तट। मालाबार तट, मालाबार, कोंकण और तीसरा हमारा था कन्नड़। ये तीनों के तीनों पश्चिमी तटीय हैं दोस्तों, पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं। पूर्वी तटीय के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको दिख रहा है, एक तो हमारा यहाँ पे उत्तरी सरकार और एक यहाँ पे कोरोमंडल तट। पूर्वी में है उत्तरी सरकार उत्तर में, और जो दक्षिण वाला जो क्षेत्र है उसमें है कोरोमंडल तट दोस्तों। तो तटीय क्षेत्र में इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आई होप आपको तटीय क्षेत्र भी अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि वहाँ पे यहाँ पे जो बताया गया तटीय क्षेत्र के बारे में वो ये बताया गया है दोस्तों कि बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं जैसे महानदी, गोदावरी, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कृष्णा, कावेरी, यहाँ पे पूर्वी तट पर विशाल ये डेल्टा बनाते हैं। ठीक है, और चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है या फिर महत्वपूर्ण खारे पानी की झील है दोस्तों। ठीक है, क्या आप जानते हैं इसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं द्वीप समूह के बारे में। जो हमारा लास्ट जो हमारा पॉइंट है इस टॉपिक का वो है द्वीप समूह। नाम से ही पता चल रहा है द्वीप समूह वो क्षेत्र जो कि चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, वो क्षेत्र जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है वो प्रायद्वीपीय है, और वो क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा है वो है द्वीप। द्वीप दोस्तों द्वीप है। ठीक है, तो द्वीप के बारे में अगर हम बात करें तो द्वीप के बारे में बताया गया है कि भारत में अगर हम बात करें तो मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल, इसके अतिरिक्त 2 द्वीप समूह भी स्थित हैं। इन 2 द्वीप समूह की पहचान हम कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को अगर हम मैप देखें तो मैप में आप लोग देखोगे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारे 2 द्वीप समूह दोस्तों वो इस प्रकार हैं। यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है और यहाँ पे हमारा है दोस्तों लक्षद्वीप, और यहाँ पे है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप
की स्थिति ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों ये। लक्षद्वीप, ध्यान रखना यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, एग्जामिनर ने क्वेश्चन बार बार पूछा दोस्तों कि अगर हमें लक्षद्वीप जाना है तो हम सबसे पहले, या लक्षद्वीप के सबसे समीप कौन सा राज्य पड़ता है, तो केरल सबसे समीप पड़ता है दोस्तों, ध्यान रखना। और लक्षद्वीप की राजधानी, लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कावरती, ठीक है, कावरती दोस्तों, ठीक है, कावरती यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद लक्षद्वीप के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो लक्षद्वीप छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। प्रवाल भित्ति या प्रवाल द्वीप, तो प्रवाल भित्तियों से बना हुआ भारत का प्रमुख द्वीप कौन सा है, तो इससे बना हुआ भारत का प्रमुख द्वीप समूह जो है वो है लक्षद्वीप। उसके बाद 1973 से पहले इसका नाम लक्षद्वीप मिनिकॉय था और 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप पड़ा। लक्षद्वीप मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप, ये इसके 3 नाम थे और 1973 में इसका नाम पड़ा दोस्तों। 1973 में इसका क्या नाम पड़ा, इसका नाम पड़ा लक्षद्वीप दोस्तों, ठीक है, लक्षद्वीप। इसके बारे में ध्यान रखना, यहाँ पे एक पिटली द्वीप है, पिटली द्वीप, जहाँ पे मनुष्य का निवास नहीं लेकिन पक्षी अभ्यारण्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप द्वीप समूह पर प्रमुख पक्षी अभयारण्य कौन सा है, तो प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य है पिटली द्वीप। प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य है दोस्तों पिटली द्वीप दोस्तों, ठीक है, होगी बात क्लियर। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बताया गया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है दोस्तों। 11th क्लास की जो हमारी ज्योग्राफी होगी ना, तो वहाँ पे आप इनको बिल्कुल कंसेप्ट वाइज बिल्कुल अच्छे से और डिटेल वाइज पढ़ोगे। कंसेप्ट वाइज तो आप 9th में ही पढ़ रहे हो लेकिन और डिटेल वाइज पढ़ोगे दोस्तों। लेकिन अभी ये आपका बेस है और ये बेस अगर आपका क्लियर होता है तो उसके बाद जो आप 11th क्लास की पढ़ोगे तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार आया है दोस्तों, तो इसको भी जो है आप अंडरलाइन कर सकते हो, इसको भी जो है आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है, बैरन द्वीप पर, बैरन द्वीप पर है दोस्तों। सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है, बैरन द्वीप पर है, ठीक है। तो ये हमारा द्वीप समूह था दोस्तों। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक बार इन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है तो उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप दोस्तों भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा निर्धारित करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है, पूर्वांचल दोस्तों, पूर्वांचल। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी, तो गोवा के दक्षिण में जो स्थित है पश्चिमी तटीय पट्टी वो कौन सी दोस्तों, वो है हमारी गोवा के दक्षिण में कौन सी दोस्तों, गोवा के दक्षिण में जो हमारी होगी वो हमारी होगी कन्नड़, ठीक है। इससे ऊपर वाली है कोंकण। उसके बाद पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो आपको पता ही है महेंद्रगिरी, लगभग 1500 मीटर है, ठीक है। और आगे ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इनको जो है आपने बिल्कुल अच्छे से समझने हैं। पहले एक बार इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। इसकी जो PDF है वो मैं आपका जो टेलीग्राम जो चैनल है GK विद हितेश सर, जो टेलीग्राम चैनल है GK विद हितेश सर, इसको जाकर के आप फॉलो कर सकते हो, GK विद हितेश सर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जाकर के आप फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हाँ, एक बात मैं आपको एक खुशखबरी और देना चाहूँगा। अभी दिल्ली पुलिस का जैसे ही अभी नोटिफिकेशन आई और अभी जैसे फॉर्म निकले हैं दोस्तों, तो फॉर्म आप ज़रूर फिल कीजिए और साथ साथ में आप तैयारी कीजिए। इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी से लाइव क्लासेस लाने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।